Welcome again, friends of the पढ़े चलो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल पढ़े चलो. दोस्तों, सप्ताह भर की न्यूज़ के लिए ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे. हम 16 न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द 17 न्यूज़ अबाउट द प्रोजेक्ट 75. ठीक है दोस्तों, ऐसी न्यूज़ जब हम पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हूँ पिछले दिनों, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस होता है ऐसी न्यूज़ से अवेयर कराना लोगों को, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को रहे. ठीक है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जितनी ये चर्चा में रहती हैं. ठीक है, चाहे आप इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो न्यूज़ एक दिन के ज़्यादा या 2 या 3 दिन तक जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में रही है उसके बारे में डिटेल्स से आप जानकारी प्लीज़ रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट 75 के बारे में मैं आपको बता दूं. भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा के लिए 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 देशों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75 आरंभ किया गया है. समुद्र के भीतर सुरक्षा के लिए भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा समुद्री समझौता है यह. इस समझौते के तहत दोस्तों शिपयार्ड में 70,000 करोड़ रुपए की लागत से कुछ देश हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेन और जापान के सहयोग से 6 एडवांस स्टेल्थ पनडुब्बियां बनाई जाएंगी. फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेस और जापान, ये 6 देश हैं जिनके सहयोग से, और साथ में इंडिया, ये पनडुब्बियां बनाई जाएंगी. 6 पनडुब्बियां दोस्तों. ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में. एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू पनडुब्बी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू, एंड यू हैव गिवन द 4 ऑप्शंस एंड you have choose the correct answer, and the correct answer is submarine. So let's discuss every point by the written by me, and please read carefully to every point along with me. Okay. Indian Navy, भारतीय नौसेना finally initiated submarine program called Project 75. India, the mother of all underwater defense deal. When I highlighted the portion of my given scheme, you should to read carefully all whole the covered area. ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, स्वीडन, Spain and Japan and India are the members who will the under the project 75. एम क्या है? एम है to build 6 advanced steel submarines for an estimated of 70,000 crore in collaboration with Indian shipyard. ठीक है, 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है टोटल. In 2005, India chose Scorpion design of submarine and purchased 6 submarines for $3 billion under Project 75. 2005 में देश ने स्कॉर्पियन सबमरीन्स का डिजाइन चूज किया और 6 सबमरीन्स जो करीब $3 बिलियन की हैं प्रोजेक्ट 75 मार्को की खरीदने की योजना गवर्नमेंट ने बनाई. ये कौन कौन सी हैं? ये INS कालावरी, INS खंडेरी, जिनकी पहले ही डिलीवरी हो चुकी है, INS वेला, S53, S54 एंड S55, ये इनकी डिलीवरी अभी होनी बाकी है. ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर आती है, यानी कि अपने समुद्र के भीतर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चलाई गई एक प्रोजेक्ट है 6 देशों के द्वारा, सहयोग के द्वारा. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इमोजी के बारे में. दोस्तों, अभी 3700 साल पुरानी एक इमोजी मतलब इमोशंस, इमोजी इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द वर्ड इमोशंस.
इमोशन से इसका विकास हुआ है, इमोशन से लाया गया है। देखिए, यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इमोजी ऑन ए पॉट, हियर द स्माइलिंग फेस। 237 साल पुरानी है ये बर्तन, उस पर एक इमोजी बनाई गई है, यानी कि एक इमोशंस बनाया गया जिसपे मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोग देख सकते हैं। हम आजकल अपने व्हाट्सएप पे या किसी भी मैसेज एप्लीकेशन पर इस तरह की इमोजीज को शेयर करते हैं, जिससे हम अपने एक्सप्रेशन शेयर करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है आपको, ये आपकी स्टाइल है, इटसी बहुत ज़्यादा, या आप मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह के इमोशंस को दर्शाने के लिए हम जिस चित्र का या जिस पिक्चर का यूज़ करते हैं हम उसे इमोजी कहते हैं। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा, कहाँ की है इमोजी है, तुर्की की इमोजी है और 3700 साल पुरानी है। ठीक है, तो प्लीज रीड केयरफुली द हाइलाइटेड पोर्शंस। Emoji are used much like emotions and exist in various genres including facial expressions, common objects, place and types of weather and animals. हम किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस को इमोजी के जरिए बता सकते हैं, यानी कि हम अपने फेस एक्सप्रेशन से कुछ भी अपने, जैसे कहते नहीं कि आदमी का जो मन में विचार है वो उसके चेहरे पे ही दिखाई देता है, उसके एक्सप्रेशंस के जरिए। यदि वो गुस्सा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चेहरा लटका हुआ होता है। यदि वो खुश है तो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे हमेशा बनी रहती है और आंखों में चमक रहती है। इस तरह के हम एक्सप्रेशन से लोगों को अंदर के विचार जान लेते हैं। तो उस तरह से हम चित्रों की कारीगरी, यदि मुस्कुराता हुआ हमें नहीं पहचानने में, अगर ये ऐसे होता तो हम क्या कहते, दिस इज उदास। ठीक है, तो क्या है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट इमोजी डिस्कवर्ड ऑन 3700 ईयर्स ओल्ड पोर्ट इन तुर्की। ये 37 साल पुराना बर्तन है और तुर्की में पाया गया है। अभी तक का सबसे पुराना बर्तन है जिस पर इमोजी पाई गई है। एक ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजी वाज वर्किंग ऑन ए साइट इन द साउथर्न तुर्की इन जुलाई 2017 डिस्कवर्ड व्हिच इज ड्राउन ऑन द साइड ऑफ ए जग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खबर है आपको ध्यान रखनी है, इमोजी कहाँ पर पाई गई है, जो सबसे पुरानी है वो तुर्की में है। और इमोजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इमोजी आखिर होती क्या है। तो लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट न्यूज़। दोस्तों, FSSAI फूड स्टैंडर्ड की अथॉरिटी जो है हमारी, ये FSSAI फूड सिक्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैंस स्टेपलर्स पिन्स इन द टी बैग्स फ्रॉम जनवरी 2018। ठीक है, जनवरी 2018 से टी बैग्स जो होते हैं इनमें स्टेपलर लगाने के लिए फूड सिक्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है, यानी कि FSSAI ने इसको बैन कर दिया है। यानी कि स्टेपलर जो है किसी भी टी बैग में नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों, स्टेपलर के सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमें अपने खाने पीने की कोई भी नमकीन का पैकेट है किसी में भी स्टेपलर लगा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टेपलर जो है हम अगर हमारे शरीर में घुस गया तो बहुत नुकीला होता है, हमारे गले की नसों या शरीर में आँख की परतों को छील सकता है, उसके अंदर घुस सकता है और बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा सकता है। तो इसलिए खाने पीने की चीज़ों से प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्टेपलर को दूर रखें और कृपया उनमें स्टेपलर ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो FSSAI ने बैन कर दिया है इसे पूरी तरह से। अब स्टेपलर आपको टी बैग्स में नजर नहीं आएंगे। इट इज सीरियस हेल्थ हैजार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके मनुष्य स्वास्थ्य के लिए। FSSAI स्टेटेड द यूज ऑफ स्टेपलर पिन्स इन ए टी बैग poses potential hazard to consumers since any loose staple pin consumed inadvertently with tea may cause a serious health hazard। ठीक है, अगर कोई पिन खुली रह जाती है और वो चाय के बहाने या चाय के सारे मनुष्य के पेट में चले जाए, वो बहुत नुकीली होती है, तो वो आंतों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वंदे मातरम। दोस्तों, वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग, not national anthem, and we should be aware about the national song and national anthem. National anthem is Jana Gana Mana and national song is about सुजलाम सुफलाम मजले शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ओके, तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया है कि सभी सरकारी विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में और प्राइवेट कार्यालयों में, इनमें वंदे मातरम को कम से कम सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार जरूर गाया जाएगा। ये मद्रास हाई कोर्ट का
वर्डिक्ट है, फैसला है। ओके, तो वी शुड टू अवेयर ऑल दिस टाइप ऑफ द न्यूज बिकॉज दीज आर द वेरी फेमस इन द लास्ट डेज। ठीक है, बिकॉज देखो दोस्तों, इस तरह की न्यूज जब खबरों में रहती है तो डेफिनेटली इनका क्वेश्चंस जो है पेपर में आने की उम्मीद बढ़ जाती है। वंदे मातरम कौन से राज्य में या किस हाई कोर्ट ने उसको कंपल्सन किया है, तो मद्रास हाई कोर्ट, द नेम इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट शुड बी संग इन ऑल संग एंड कॉलेजेस अक्रॉस तमिलनाडु, तमिलनाडु पूरे तमिलनाडु में एटलीस्ट वंस इन वीक। सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकारी विद्यालयों में तो कम से कम सप्ताह में एक बार, और गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में महीने में कम से कम एक बार जरूर गाया जाएगा वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, तो हमें अपने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। भारत माता की जय। तो आगे जो न्यूज है दोस्तों, वो है राइट टू एजुकेशन इज द राइट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हम हमारा जो शिक्षा यदि शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार इज द मोरल अधिकार, सभी के लिए है वो। लेकिन शिक्षा क्वालिटी में होनी चाहिए, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन कैसी शिक्षा, क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या था, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी हमारी योगी गवर्नमेंट से पहले। 2012 में शिक्षा मित्रों की को रेगुलर किया था समाजवादी गवर्नमेंट ने, हम सब जानते हैं। 2014 में सरकार ने टीचिंग रूल्स में अमेंडमेंट किया कि शिक्षा मित्रों को टेट क्वालिफाइड करने की आवश्यकता नहीं है। टेट क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है जो किसी भी टीचर्स को बनने से पहले उसको पास करना होता है। लेकिन शिक्षा मित्र जो है वो केवल ऐसे ही लगाए हुए या किसी बारिश से लगाए हुए विद्यालय में टीचर्स के मित्र होते हैं, शिक्षा मित्र होते हैं, वो कोई टेट क्वालिफाइड नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें टेट क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, पिछले कई सालों से इसकी लड़ाई चली आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अगेंस्ट अपना वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, जस्टिस ए के गोयल और यू यू ललित की बेंच ने यह फैसला लिया है जो सुप्रीम कोर्ट की है 25 जुलाई 2017 की उनकी नौकरी को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज द मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों को निश्चित समय में क्वालिफाइड करने के लिए एक मौका दिया जाए, यानी कि इन्हें टेट पास करने के लिए समय दिया जाए, जो कि 2 साल का है। 2 साल का समय दिया गया दोस्तों इनको। अगर ये 2 साल में टेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये नियुक्त हो जाएंगे, अदरवाइज नथिंग टू से। 1999 में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। शिक्षा मित्र गांव में, देखो शिक्षा मित्र क्या होता है, एक जैसे हमारे यहाँ से किसी एक स्थान से किसी अनजान स्थान पर एक टीचर्स की नियुक्ति हुई, तो उस टीचर्स की सहायता के लिए वहाँ पर शिक्षा की जानकारी और शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति होती है। शिक्षा मित्र का बेसिक काम क्या होता है कि लोगों के घर घर जाकर शिक्षा के बारे में अवेयर किया जाए और शिक्षा के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए और कहा जाए और वो समझाए लोगों को शिक्षा एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का और हमारे ये मूल अधिकार है। कोई भी वहाँ उसके क्षेत्र का एक लोकल शिक्षा मित्र जो होता है एक लोकल होता है उस क्षेत्र का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो शिक्षा के अभाव में हो। यही मेन कार्य है शिक्षा मित्र का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इन्हें हम कैसे रेगुलाइज कर दें, जो एक शिक्षा मित्र है वो कैसे एक टीचर बन सकता है यदि पूरी क्वालिफिकेशन सी नहीं है। शिक्षा मित्र इज जस्ट ए 12th पास स्टूडेंट and if he has not the qualifications, if he has not the TET qualified, he cannot be a teacher. It is sorry to say that all Shiksha Mitra will be fired against this verdict. Okay, let's discuss every point about this news. ठीक है दोस्तों, I highlighted this portion. Please read carefully. In 2010, the National Council Teachers Education (NCTE) ruled that only those who is qualified teacher eligibility test will be appointed as the teacher from primary level to upward.
इट इज सेड बाय एनसीटी, यानी कि एनसीटी ने भी पहले कहा था 2010 में कि जिन्होंने टेट क्वालिफाइड किया है वही टीचर्स के लिए योग्य है, वरना नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि शिक्षा मित्रों को टेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है और वे रेगुलराइज किए जाते हैं। देखो सरकार ने इनके साथ बड़ा धोखा किया, या तो इन्हें रहने देते कि जैसे चल रहा है चलने दो, रेगुलराइज करके उनके मन में इस तरह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ा दी, किसी की शादी हो गई इस भरोसे, फिर शिक्षा मित्र बन गया, नौकरी लग गई सरकारी, लेकिन अब क्या होगा, कैसे अपना सर्वाइव किएगा जीवन, इससे वेरी डिफिकल्ट टू से। In Uttar Pradesh 2012, Samajwadi government amended that stated there is no need to qualify TET for Shiksha Mitra and they were appointed as the assistant teacher permanently. Okay, but on 25th July 2017, Supreme Court defined the Shiksha Mitra that they are not eligible to get the job until they qualify the TET because it is the matter of quality of education. Shiksha Mitra is appoints only for assist to regular teacher to aware about education in his local area, not for teaching the students. Okay, court has given the 2 years to Shiksha Mitra for qualify the test. Okay, ये देखिए न्यूज भी आई थी शिक्षा मित्र के बारे में, जोर का झटका लगा, बिना टीईटी पास के शिक्षक नियुक्त किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। दोस्तों मैं इस तरह के जो आपको चित्र दिखाता हूँ वो इसलिए यहाँ पर शो करता हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए, ठीक है दोस्तों। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी एग्जाम को। आप बेशक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वी विल क्वालिफाइड, ठीक है, हम हर चीज तौर से मेहनत करेंगे। तो अगली न्यूज दोस्तों मधुबाला के बारे में, वेरी ब्यूटीफुल वुमन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वुमन, यू कैन सी हर पिक्चर मधुबाला। दोस्तों मधुबाला के बारे में खास खबर है कि इनकी एक खूबसूरत प्रतिमा को मैडम तुसाद के संग्रहालय में रखा जाएगा जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। तो इट्स ए वेरी ग्रेट ऑनर टू हर मिस मधुबाला and you can see in the right corner a very beautiful picture of मधुबाला, ठीक है। इनका जन्म 1933 में हुआ था, मृत्यु 1969 में, बहुत ही कम समय में ये हमें छोड़कर चली गई थी। इनका नाम था मुमताज जहन बेगम दहलवी। स्टार्टिंग इंडियन फिल्म एक्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अदाकारा हिंदी सिनेमा की। एक्टिव थी ये 1942 से 1962 के बीच। शी इज ऑफन कंसिडर्ड एज द मोस्ट आइकॉनिक फीमेल सेलिब्रिटी of Hindi cinema. She is also considered to be one of the most beautiful actresses to have worked in the industry and is highly regarded as the venue of Indian cinema, the Venus of Indian cinema. The Beauty with Tragedy के नाम से इन्हें जाना जाता है, Beauty with Tragedy, and the Tragedy King is also known to Dilip Kumar. In this feature of her life, magazines called the biggest star in the international film industry. इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का बिगेस्ट स्टार नवाजा गया है लाइफ मैगजीन द्वारा। हो भी क्यों ना, आप सब देख भी सकते हैं इनका फोटो। मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई इनके मुकाबले खूबसूरत महिला है फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 6th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स दोस्तों, छठे राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए थे, उसके बारे में ये न्यूज है। ये कहाँ पे हुए थे, ब्रह्मास में हुए थे। ब्रह्मास एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पर इन कॉमनवेल्थ गेम्स का हुआ था आयोजन 2017 का, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खबर इंडिया के लिए, इसने 11 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। छठे कॉमनवेल्थ गेम्स, सबसे बड़ी इस खबर से 3-4 चीजें बन जाती हैं कि छठे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ हुए थे, बहामास में हुए थे। इंडिया ने कितने मेडल जीते, 11 मेडल जीते। इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, 4 गोल्ड जीते, ठीक है। इंडिया फिनिश्ड ए क्रेडिबल 7th इन द 6th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, यानी 7वां स्थान टोटल इसे मिला, 7th पोजीशन। आफ्टर विनिंग 11 मेडल्स, 11 मेडल जीते जिसमें 4 सोने के हैं, 1 रजत पदक और 6 कांस्य पदक है। दिस ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रह्मास, द ब्रह्मास इज कोरल बेस्ड आर्कियोलॉजी इन द अटलांटिक ओशन में ये एक छोटा सा द्वीप है। मैप में देखिएगा जरूर इसको प्लीज। तो अगली न्यूज दोस्तों आरंभ के बारे में है। आरंभ एक ऐप प्रोवाइड की है गवर्नमेंट द्वारा,
जो सड़कों के रखरखाव के लिए है, सड़कों की रखरखाव के लिए मोबाइल ऐप है ये। इसे एंड्रॉइड ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। इसका उद्देश्य क्या है? जीआईएस आधारित जो सिंक्रोनस सिस्टम के आधारित है मैपिंग से सड़क सूची का निर्माण, सड़कों की परिस्थिति सर्वेक्षण और निर्माण लागत का अनुमान और वार्षिक सड़क रखरखाव योजना की तैयारी और निगरानी तथा अन्य प्रासंगिक डेटा एकत्रित करना इस डेटा का काम है। यानी कि इस डेटा से आप किसी सड़क के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उसके अंदर कितनी लागत आई है, कितना खर्चा आया है, जिससे कि करप्शन को दूर करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि लोग अवेयर रहेंगे इसके अंदर कितना खर्चा हुआ। ठीक है दोस्तों, a very good initiative by the government arm. Let's discuss about the every point. Please read carefully on the highlighted portion. This mobile app aims to use the GIS based mapping for making road inventors conditions survey and producing cost estimates and other relevant data for preparation and monitoring for annual road maintenance plans. Its uses would greatly enhance the service delivery of the state level institutions in planning and implementing performance based rural roads maintenance contracts. ठीक है दोस्तों, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से जागरूक रहना ही सरकार का प्रथम कर्तव्य है, ये इस ऐप में भी दिखाया। तो अगली न्यूज है दोस्तों, नई नई रोशनी से संबंधित स्कीम है। तो ये नई रोशनी क्या है? नीति आयोग, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वी शुड टू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग। ये योजना आयोग से के स्थान पर बनाया गया है नीति आयोग। इसने एक नई स्कीम बनाई है, नई रोशनी। इसका क्या काम है नई रोशनी का? उसको अल्पसंख्यकों में ऐसी महिलाओं को लीडर्स बनाया जाएगा या उन्हें इस तरह की तकनीक से जागरूकता दी जाएगी ताकि वो अपने समाज में जाके सरकार की योजनाओं को, शिक्षा को या फिर सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं से लोगों को अवगत करा सकें, उनके बारे में जागरूक करा सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अल्पसंख्यक लोग सरकार से उन योजनाओं का फायदा उठा सकें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो किसी भी तरह की स्कीम हो। तो इस स्कीम्स का क्या है? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। जैसे ये महिलाएं हैं, ये एक्चुअली बेसिकली अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम हो गया, जैन, सिख समुदाय, कोई भी ऐसा समुदाय जो अल्पसंख्यक हमारे देश में, उन सब के लिए है, मेनली फॉर द मुस्लिम्स, कि उन लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति, गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई स्कीम के प्रति जागरूकता फैलाना और हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी देना इनका मेन कर्तव्य है। ये एक तरह से ट्रेनिंग लीडरशिप प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग कंडक्टेड एन एवोल्यूशन स्टडी ऑन नई रोशनी द स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन इन 2015-16। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग माइनॉरिटी वुमेन बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल। यानी कि किसी भी तरह की स्कीम से जागरूक कराना, चाहे वो बैंक से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। और टोल्ड यू द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये एनजीओ द्वारा इम्प्लीमेंट की गई स्कीम है, लेकिन चलाई गई नीति आयोग द्वारा है, नीति आयोग द्वारा स्पॉन्सर्ड है। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल एंड लोकल अर्बन बॉडीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत पर ग्राम लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्बन बॉडीज को इसमें बनाया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके, जानकारी मुहैया कराए से लोगों को अवेयर किया जा सके अल्पसंख्यकों में, ताकि वो सरकारी योजनाओं को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ उठा सके। तो आज तो अगली न्यूज जो है हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पर है? श्रीलंका में है। चाइना ने इसको बनाने की योजना और श्रीलंका से पैचअप किया है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका, चाइना जो है इज गोइंग टू बिल्ड पोर्ट इन श्रीलंका, हम्बनटोटा पोर्ट। दैट इज द न्यूज रिसेंटली, हम्बनटोटा पोर्ट, because China is acquiring the area of the Sri Lanka to build the port of हम्बनटोटा by the China government। तो ये एक पोर्ट बनाया जा रहा है श्रीलंका में, चाइना। इसमें हमारे अभी आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे लास्ट में है हम्बनटोटा। यहाँ पे श्रीलंका का नक्शा है, कोलंबो है, ये हम्बनटोटा है। यहाँ पर एक पोर्ट बनाने जा रहा है, यानी बंदरगाह बनाने जा रहा है। इससे टोटल और ओवर जो होगा चाइना का इस पर
कब्जा होगा। चाइना क्या कहता है, हमारा जो व्यापार करने के लिए हमें आसानी होगी या हम व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार कर सकें दुनिया के अंदर, इसलिए हम ये पोर्ट बना रहे हैं। लेकिन उसके क्या नीतियाँ हैं या क्या कुछ है, वो कहता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। इससे हमारी देश को सिक्योरिटी अपनी सुचारू रूप से अवेयर रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि चाइना हमेशा पीठ में छुरा घोंपता है आज तक। तो अवेयर होने की आवश्यकता है हमारे रिपोर्ट से। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़। जिम्बाब्वे पार्लियामेंट पासिस बिल गिविंग स्वीपिंग पावर्स टू द प्रेसिडेंट। जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे राष्ट्रपति के पास ही उसके हाईएस्ट मोस्ट जज को अपॉइंट करने की शक्ति रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलेंगे स्वीपिंग पावर। जिम्बाब्वे की पार्लियामेंट ने किया है बिल पास। ठीक है, जिम्बाब्वे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द प्रेसिडेंट स्वीपिंग पावर्स टू अपॉइंट द कंट्रीज टॉप जजेस विदाउट कंसल्टिंग एनी अदर जजेस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के पास ही ऐसी सख्त पावर हो जाएगी जिससे वो बिना किसी कंसल्टेशन के या बिना किसी की जानकारी के मदद के वो जज को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी नहीं रह सकती है कि यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है दोस्तों, द वेरी कंट्रोवर्सी न्यूज, द नेक्स्ट न्यूज इज about the Nitish Kumar. We all know about the Nitish Kumar. Nitish Kumar, the CM of the Bihar, the very popular man. अब क्या आता है इसके बारे में, 20 महीने से चली आ रही महागठबंधन जेडीयू और आरजेडी एंड कांग्रेस की सरकार का अंत हो गया। पिछले 15 दिन से सियासी खींचतान चल रही थी इन सबके बीच में। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ये विवाद चल रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से ये कहानी खत्म हो गई। अब क्या था, कांग्रेस की, लालू यादव की और नीतीश कुमार की, तीनों ने मिलकर सरकार बना दी जिसे नाम दिया था महागठबंधन। अब ये महागठबंधन टूट गया, अब ये चले गई बीजेपी के साथ। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, इसी वजह से ये समझौता टूट गया। देखिए, आप इन पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ पूरी कहानी। इन दोनों के बीच गठबंधन टूटा, अब ये चले गए बीजेपी के पास। कहाँ गए बीजेपी? बीजेपी ने अगले ही दिन 27 जुलाई को इन्हें अपना सीएम करार दे दिया और सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बना दिया गया। ये सुनने में ये लोग कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी की चाल है, पता नहीं किसकी चाल है। लोग तो कहते रहते हैं, न्यूज चलती रहती है। ठीक है, लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर only for you dear friends. Please read carefully. On 26 July, Bihar Chief Minister Nitish Kumar has resigned, citing irreconcilable difference with ally RJD on the issue of corruption charges against the Deputy CM तेजस्वी यादव। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, इसी वजह से उन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। In the circumstances that prevail in Bihar, it becomes difficult to run the Grand Alliance's government, Mr. Kumar told reporters outside Raj Bhavan after submitting his resignation to government Keshinath Tripathi. केशरीनाथ त्रिपाठी, जो कि बिहार के गवर्नर है हाल फिलहाल में, वो साथ ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, क्योंकि बिहार के गवर्नर तो इस टाइम देश के राष्ट्रपति बन गए मिस्टर रामनाथ कोविंद एंड मिस्टर केशरीनाथ त्रिपाठी take the extra charges of the Bihar government as a governor. ठीक है, on the next day, on the 27 July, he took the oath as a CM again with the alliance of the NDA and Deputy CM is Mr. Sushil Modi. We should remember all the names. Sushil Modi is the Deputy CM and Nitish Kumar is the CM candidate. Alliances with the NDA, National Democratic Alliances, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है दोस्तों, तो अगली न्यूज क्या है, उत्तराखंड रिकॉर्ड्स सेकंड हाईएस्ट टाइगर काउंट इन इंडिया। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व्स के लिए जो हमारे नेशनल पार्क हैं उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अभी हाल ही में 2017 में टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई है, 63 की बढ़ोतरी हुई है 2017 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, इसके बारे में बढ़ोतरी होना हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छी बात है कि हमने अपनी संजोए हुए अपने देश की धरोहरों को
अपने देश के रिजर्व्स को, अपने देश के एनिमल्स को संजोए हुए हैं। तो दिस इज वेरी गुड ऑनर टू ऑफ इंडिया। टोटल 242 हैं उत्तराखंड के, उसमें उत्तराखंड राज्य में जो टाइगर्स हैं 63 इंक्रीज में है 217 में। फर्स्ट इन काउंटिंग केरला, कर्नाटका पहले स्थान पर अभी भी कर्नाटका है, दूसरे स्थान पर सेकंड जो है वो उत्तराखंड है। कर्नाटक में टोटल 400 टाइगर्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो कर्नाटका इंपोर्टेंट रखने की सबसे पहले हमें क्या नाम ध्यान रखना है, कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे, उत्तराखंड सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे उत्तराखंड में 242, कर्नाटक में 400 टाइगर्स, ठीक है। उत्तराखंड में टाइगर्स के जो रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट है एंड राजाजी टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में बांदीपुर है, बाद्रा है, नगर होल है, दांडेली अंशी है, ठीक है। ये कर्नाटक में है टाइगर रिजर्व, इनके नाम ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज जो कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस के ऊपर है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों कारगिल के बारे में हम जानते हैं, कश्मीर से सटे हुए एक ऐसा कश्मीर में हमारे पाकिस्तान सटा हुआ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कारगिल वार हुआ था 1999 में। कारगिल पहाड़ी है, ये युद्ध चला था, टोटल 60 दिन चला था और इसका जो अंत हुआ था युद्ध का 26 जुलाई 1999 में हुआ था। इसीलिए इस 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही हमारे देश ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था। These, these, these dates are very important to remember because it is the historical day in our Indian history, ठीक है दोस्तों। हम ऐसी डेट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ अक्सर पेपर में आ जाती है, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट सेंड टू लाख मिलिटेंट्स विद द नेम ऑफ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के नाम पर भारत ने 2 लाख सैनिकों को कारगिल भेजा था, जिसमें से 527 हमारे जवान शहीद हो गए थे जहाद के दौरान, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जवान पीछे नहीं हटे, उन लोगों ने नाको तले चने चबा दिए थे पाकिस्तान के और इस युद्ध को जीता था बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ, ठीक है। इसलिए 26 जुलाई को वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्लीज रिमेंबर द डेट ऑफ 26 जुलाई। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द एन धर्म सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, पास्ट अवे ऑन द 27 जुलाई 2017। एन धर्म सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। 27 जुलाई 2017 को इनका निधन हो गया। एंड यू कैन सी द फोटो ऑफ हिम, मिस्टर एन धर्म सिंह। एंड द नेक्स्ट न्यूज अबाउट द ट्रांसजेंडर्स। देखिए दोस्तों, अमेरिका के अंदर बराक ओबामा ने ट्रांसजेंडर्स को मिलिट्री में लेने के लिए एक कानून बनाया था, यानी कि एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे ट्रांसजेंडर्स मिलिट्री में भर्ती हो सकेंगे। ट्रांसजेंडर्स क्या का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसजेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना तो पुरुष होता है या स्त्री नहीं स्त्री होता है। यदि वो पुरुष है तो स्त्री नहीं है, यदि स्त्री है तो पुरुष नहीं है, या फिर उन दोनों का मिक्सअप है। कई सारे इनके कई सारे इनके पार्ट्स होते हैं ट्रांसजेंडर के। सीधा पिक्चर होगा ट्रांसजेंडर दोस्तों। कुछ तो ट्रांसजेंडर जन्मजात होते हैं और कुछ जिन्हें हिजड़ा बोलते हैं, और कुछ ट्रांसजेंडर जो होते हैं अपनी इच्छा से बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों को अमेरिकी सरकार ने मिलिट्री में ना लेने के लिए एक कानून बनाया है, यानी कि उन्हें बिल्कुल बैन कर दिया है। लेकिन ओबामा सरकार ने उन्हें अनुमति दी थी मिलिट्री में आने की, ठीक है। तो ट्रम्प सरकार ने इनको बैन किया है, तो ये न्यूज़ में रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया, ठीक है। फॉर्मर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ओबामा लिफ्टेड लास्ट ईयर अलाउइंग ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स टू ओपनली सर्व इन द मिलिट्री, यानी कि वो मिलिट्री में आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज पे डोगरी से संबंधित है। डोगरी हरासमेंट बिल अमेंडमेंट अमेंडेड। डोगरी हरासमेंट का एक बिल था 498 इंडियन पैनल कोड के अंदर आता है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा की सजा दी गई है 498 में ऑफ द इंडियन पैनल कोड। देखो दोस्तों, डोगरी सिस्टम में क्या होता है, कोई भी प्रताड़ित महिला जो किसी परिवार से अपने पति से या उसके पति के घर वालों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको उसको मानसिक शोषण किया जा रहा है या उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है सरकार में, और उस महिला के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से बचाव के लिए सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। हालांकि बेशक दहेज से संबंधित जो कंप्लेंट्स हो सकती हैं वो बेशक
डेफिनेटली बेशक सही होती हैं, लेकिन 1 या 2% उनमें से महिलाओं द्वारा जानबूझकर की गई कंप्लेंट्स होती हैं। कुछ झगड़े कुछ घर में झगड़ा हो जाए या फिर महिलाओं की कुसंगति या फिर कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो जानबूझकर ऐसे कृत्यों में फंस गई हैं। हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस सुनने को आए हैं जिसमें पुरुष दोषी नहीं होता, महिला दोषी होती है और महिला इस कानून का नाजायज फायदा उठाती है। तो सरकार ने क्या अमेंड किया है इस कानून में कि पहले क्या होता, बिना किसी जांच के ही महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती थी, उनकी शिकायतों को प्रायोरिटी दी जाती थी, यानी कि महिलाओं पर पहले सुनवाई होगी बिना किसी जांच के। सरकार क्या करती थी, किसी महिला ने एप्लीकेशन डाली दहेज के अगेंस्ट कि मुझसे दहेज मांग की गई है, तो सरकार बिना किसी जांच के उन लोगों को उठा लेती थी, उनसे पूछताछ करती थी, यदि वो दोषी पाए जाते थे तो उनके ऊपर केस चलता था या उन्हें सजा दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने क्या अमेंड किया है कि कुछ लोगों को फंसाया जाता है ऐसी चीजों में महिलाओं द्वारा जानबूझकर। तो सरकार ने क्या किया, पहले ऐसी कंप्लेंट्स होने के बाद पहले एक कमेटी द्वारा या कुछ मेंबर्स द्वारा जो सरकार द्वारा प्रोवाइड होंगे, उस एप्लीकेशन की जांच की जाएगी, लोगों से जानकारी ली जाएगी कि यार क्या ये केस वास्तव में सही है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे कि कोई निर्दोष पुरुष भी बलि का बकरा ना बने या उसके खिलाफ कार्रवाई नाजायज ना हो। क्योंकि हमारा कानून किसी को भी बिना वजह सजा देने के लिए नहीं। ठीक है, तो इस तरह का ये अमेंड किया है। तो लेट्स डिस्कस एवरी पॉइंट I have written here. Please read carefully of the highlighted portion. No immediate arrest under dowry harassment law. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यानी कि तुरंत कोई भी अरेस्ट नहीं होगा। With this, the court puts an end to immediate arrest in dowry harassment case under section 498 of Indian Penal Code. यानी कि इंडियन पेनल कोड IPC की 498 के अंतर्गत आता है ये dowry harassment. The ruling was made by a bench of Justice A.K. Goyal and U.U. Lilly. ठीक है, इसके जो ये रूल बनाया गया है, कौन कौन है उसके, जस्टिस A.K. गोयल एंड U.U. ललित। एट द फर्स्ट इट वुड बी अ कॉमन इंक्वायरी बिफोर अरेस्ट द टीम, यानी एक छोटी सी इंक्वायरी होगी अरेस्ट करने से पहले पुरुष को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द जेफ बोजेस। जेफ बोजेस इज द फाउंडर ऑफ द Amazon's website. He is the shopping website. We all know about the Amazon. He overtook the Bill Gates in the richest person. As of today, 26 July 2017, he is the richest person in the world. He overtook the Bill Gates. Okay, ऐसा पहली बार हुआ है। जेफ बेजोस जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति चुने गए हैं। ठीक है, Amazon's Jeff Bezos briefly overtook Gates to become world's richest person, यानी कि बिल गेट्स दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। जेफ बेजोस की संपत्ति कितनी है, 19.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, और बिल गेट्स की 90 बिलियन डॉलर। ठीक है, और दोस्तों अब एक न्यूज है इंडिया क्वेक के बारे में। इंडिया क्वेक एक ऐसी ऐप है सरकार द्वारा बनाई गई, जिसमें क्या है कि कहीं पर भी दुनिया में अर्थक्वेक होता है उसकी जानकारी आपके एंड्रॉइड ऐप में या एक मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल में आ जाएगी, यदि आपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। इसमें उससे क्या होगा कि हम उस अर्थक्वेक से होने वाली जानकारी से अवेयर हो जाएंगे और अपने एरिया में होने वाले या अपने उसके प्रभाव से, अपने एरिया में उससे होने वाले प्रभाव से अवेयर हो जाएंगे, यानी कि उससे जानकारी हमें उसकी मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया क्वेक इस तरह का एप्लीकेशन सरकार ने बनाया है, इसके बारे में जान लेते हैं इंडिया क्वेक के बारे में। द ऐप इज लॉन्च्ड बाय हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन 27 जुलाई 2017। मिस्टर हर्षवर्धन ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं, अर्थ साइंस एंड एनवायरनमेंट के मिनिस्टर्स हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है,
दिस ऐप विल ऑटोमेटिकली डिसमिनेशन ऑफ अर्थक्वेक पैरामीटर्स लोकेशन टाइम्स एंड मैग्नीट्यूड आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक। कहीं पर भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी टाइम लोकेशन वो भेज देंगे विद इन 2 मिनट्स हमारे उस ऐप के अंदर। और हमारा मोबाइल नंबर उससे अटैच है तो हमारे मोबाइल नंबर मैसेज भी आएगा। एंड सिटीजन कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड गेट द रियल टाइम अर्थक्वेक लोकेशन इन्फॉर्मेशन एंड ऑन हर हिज मोबाइल। ओके, अब एनसीएस क्या है, एनसीएस के बारे में जानकारी लेके देंगे दोस्तों। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, यानी कि सिस्मोलॉजी मतलब होता है भूकंप मापी। ठीक है, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में आता है। इट इज डेरिवेशंस आर earthquake monitoring and serving, earthquake hazard and risk management, जियो फिजिकल ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ये सब एनसीएस के काम है। यानी कि अर्थक्वेक को मॉनिटर करना, उनको सर्विंग करना, किसी भी हानि से बचाव के लिए उनका असेसमेंट करना, उसकी जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराना और उस एरिया का जियो फिजिकल सिस्टम्स को ऑब्जर्व करना। इट्स एम टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग द अर्थक्वेक प्रोसेस एंड डैम इफेक्ट थ्रू सिस्मोलॉजिकल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। ठीक है दोस्तों, इसका जो एम है वो अर्थक्वेक से संबंधित लोगों को जानकारी देना और भूकंप की रिसर्च के बारे में रिसर्च करना है। ठीक है, इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अचानक हड़बड़ी से रोकेगी दोस्तों। जब कभी कहीं अर्थक्वेक आएगा या यदि हिंदू का क्षेत्र में अर्थक्वेक आता है तो यह ऐप बताएगा कि आप दिल्ली में हैं और आप इस भूकंप से प्रभावित नहीं होंगे और एक्चुअल में भूकंप जो है अलग से नहीं आना है। ठीक है, दिल्ली वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज केवल अर्थक्वेक आने के 2 मिनट में आ जाएगा। यानी कि कोई भी जगह में आप कहीं आप आपकी लोकेशन को ट्रेस करेगा ये ऐप और वहाँ पर बताएगा यू आर नॉट नीड टू अफ्रेड, यू आर द सेफ। ठीक है, यदि आप उस भूकंप से प्रभावित होंगे तो ये आपको ये उसकी चेतावनी दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। 28 जुलाई दोस्तों, 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस डे के बारे में जानकारी अवगत कराने के लिए लोगों को इस बीमारी को इसे बोलते हैं पीलिया। हेपेटाइटिस से संबंधित आप सबको पता है पीलिया। पीलिया खतरनाक बीमारी है, उसे लोगों को जागरूक कराना है। उस बीमारी को खत्म करने का उद्देश्य इस दिन लोगों को जागरूक करना है। इसका थीम क्या है, एलिमिनेट हेपेटाइटिस। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 1 सितंबर की न्यूज़। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज यू आर वाचिंग द यूट्यूब ऑन पढ़े चलो, इज माय यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, प्लीज टेक केयर ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तभी तो आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।